लगता है बीजेपी ने फिर से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चूज कर लिया है। सोचिए, जो लोग अभी तक लगातार हिंदू एकता की बात कर रहे थे, वो जैसे ही एससी एसटी ओबीसी समाज को, खासकर बहुजन समाज को, जनरल कैटेगरी के अलावा किसी को थोड़ा सा संवैधानिक सुरक्षा मिली, तिल मिला गए हैं। तो चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। यूजीसी बिल ने बहुजन समाज की आंखें खोल दी है और इनके पास टीवी अखबार नहीं है, उसके बाद भी देश में शायद ही कोई जगह हो जहां धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा। आज भी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, मंडल आर्मी ने किया। प्रेस क्लब में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सतना में, रीवा, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। ये अलग बात है कि चूंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, तो आप खबरें नहीं देखते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप बहुजन समाज से हैं तो आप नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर आकर वो सारी खबरें देख सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी होगी, हमारी रीच डाउन कर दी गई है, तो आप यूट्यूब पर जाकर नेशनल दस्तक बोलिए या नेशनल दस्तक लिख के सर्च कीजिए, तो आपको सारे वीडियोज और उस पर अपडेट खबरें मिलेंगी। उसके बाद आप फेसबुक पेज पर हमारी खबरें देख सकते हैं, हमारे एक्स हैंडल ट्विटर पर भी खबरें देख सकते हैं और हमें खबर के साथ टैग भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूं कि देश के सारे लगभग यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी के जो छात्र हैं वो इस बिल के पक्ष में हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जनरल कैटेगरी के जो फैमिली है, जो परिवार वाले हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एससी एसटी ओबीसी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी में अपडेट दे दूं आपको कि यूपी में लखनऊ में 100 छात्रों पर एफआईआर हुआ है। योगी जी की सरकार है और 100 छात्रों पर एफआईआर हुआ है। आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी के लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको पूरा सपोर्ट मिलता है, आपको नहीं मिलता है। इसकी वजह यह है कि सिस्टम में आपके लोग नहीं है, जो हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी पर मैंने आज एक वीडियो भी डाला था, ये सवाल भी मैं पूछ रहा हूं, कुछ बड़ी बड़ी खबरें भी बताऊंगा, लेकिन मेरा सवाल वही है। राजनीतिक रूप से जो तमाम एससी एसटी ओबीसी के राजनीतिक दल हैं वो चुप हैं। उनको लगता है कि वो चुप रहेंगे तो जनरल कैटेगरी का उनको वोट मिल जाएगा। इसी तरह की गलतियां ईडब्ल्यूएस के समय भी अपनाई गई थी। सपा बसपा ने स्वागत किया था, आरजेडी और डीएमके दो ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने स्वागत नहीं किया था। डीएमके अभी भी बड़ी पार्टी है, उसकी अपनी सरकार है, पेरियार का आंदोलन है, ओबीसी की राजनीति है और वो सत्ता में बने हुए हैं तमिलनाडु में, क्योंकि वहां शिक्षा का रेशियो बहुत ज्यादा है। उसी तरह से आरजेडी ने जरूर उस बिल का विरोध किया था, आरजेडी को पॉलिटिकल खामियाजा नहीं उठाना पड़ा है। बिहार में एसआईआर की वजह से बड़ा नुकसान हुआ और एसआईआर पर भी बड़ा अपडेट दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम एसआईआर किसी भी कीमत पर कराएंगे। तो अब तो साफ हो गया है, चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर कराएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसआईआर कराएंगे। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, ये एसआईआर तो इस देश में जो 90% आबादी है दलित पिछड़ा, उनका वोट को लेकर जो है वो ये अधिकार है। एसआईआर में ज्यादातर लोगों का मानना है कि ज्यादातर गरीब दलित पिछड़ों के वोट कट रहे हैं। ममता बनर्जी जो जनरल कैटेगरी से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस की थी। अखिलेश यादव ने लगातार सबूत दिए हैं कि किस तरह से बीजेपी के नेता फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके जो विरोधी वोटर्स हैं, खासकर जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स हैं, मुस्लिम समाज के वोटर्स हैं, ओबीसी के वोटर है, उसके नाम कटवाए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम एसआईआर कराएंगे, उसको नहीं रोकेंगे। ये बड़ी खबर है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, एससी एसटी के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, प्लस रिजर्वेशन मिला। आज एससी एसटी की संख्या 15% से ज्यादा है, उसके बावजूद क्या वो जनरल सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं? उनकी कितनी आर्थिक और सामाजिक तरक्की हुई, ये बड़ा सवाल है। उसके बावजूद जज साहब ने कहा कि एक पीढ़ी को ही आरक्षण मिलना चाहिए। सवाल है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, ये भागीदारी का सवाल है और ये आज दिखा। चिराग पासवान ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि वो यूजीसी पर जो जातिवाद होता है, जो शोषण होता है, ये सच्चाई है और ये आपको समझना पड़ेगा। तो वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने तो अपने होते हैं। मेरा सवाल वही है कि जो जनरल कैटेगरी के वोटर से क्या लगता है वो सपा बसपा को वोट करेंगे? क्योंकि अब पहला बड़ा चुनाव यूपी में है। आपको बता दें कि वैसे भी एससी एसटी लीडरशिप वाली पार्टियां बिहार में है, यूपी में है। ज्यादातर दलों ने बीजेपी से गठबंधन कर रखा है। पिछली बार एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव को जमकर वोटिंग की थी।
37 सीटें जीते थे, जो रिकॉर्ड है। अब तक सपा इतनी लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाई थी। उसके बाद भी उनकी नजर जनरल कैटेगरी के वोटों पर है। उनको लगता है कि जनरल कैटेगरी के लोग यूजीसी वाले नियम से नाराज होंगे और वो हमारे पाले में आ जाएंगे। तो इनको लगता है कि दोनों हाथ में लड्डू है। अगर जनरल कैटेगरी के लोग यूजीसी बिल अगर वापस हो गया तो जनरल कैटेगरी के लोग खुश हो जाएंगे, तो वो बीजेपी के पाले में जाएंगे और हमको एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट देंगे। वहीं अगर यूजीसी बिल फिर से दोबारा अप्लाई हुआ, जिसकी संभावना कम है, तो हमें एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट देंगे। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोग नाराज हैं। सवाल वही है कि इस देश में 50 के बाद एक ऐसी वैकेंसी नहीं आती है जिसमें बेईमानी नहीं होती है। एससी एसटी ओबीसी की सीटों की चोरी होती है। वो चपरासी का वैकेंसी निकले, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, या प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब जगह बेईमानी होती है सीटों की वैकेंसी में, इंटरव्यू में। ऐसे में सवाल होता है कि क्या जो चपरासी नहीं बनने देना चाहता है आपको, वो क्या आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगा? ये बड़ा सवाल है। और मंडल कमीशन के जो सिफारिशें लागू हुई थी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला था, उसके बावजूद जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर उतरे थे और अब यूजीसी के गाइडलाइंस के खिलाफ वो सड़कों पर उतरे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो इस देश के एससी एसटी ओबीसी को उनके संवैधानिक अधिकारों से सहमत नहीं है, उसके पक्ष में नहीं है। अब तो बाकायदा 2 कदम आगे बढ़कर कैंपेन चलाया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, एससी एसटी एक्ट खत्म हो, यूजीसी गाइडलाइंस खत्म हो। ये स्थिति है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस देश में जातिवाद हो रहा है। जबकि सच्चाई है कि इस देश में आज भी एससी एसटी ओबीसी को जनरल कैटेगरी के लोग वोट नहीं करते हैं। और जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा, ये एक बड़ा सवाल है। जनरल कैटेगरी का वोट पहले कांग्रेस को जाता रहा है, अब बीजेपी को जाता है। एससी एसटी ओबीसी के पास उनका वोट नहीं आता है जब तक गठबंधन न हो। ये बड़ा सवाल है और मैं ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन ये बात तो तय है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जो जागरूक हैं, जो स्कूल कॉलेज गए हैं, वो समझ रहे हैं, सचेत हो रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है, हेमंता विश्व शर्मा जो असम के ब्राह्मण समाज से आने वाले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था बीजेपी के हैंडल से, जिसमें वो एक वीडियो है जिसमें वो मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि ओवैसी जो एआईएमआईएम के नेता हैं, उन्होंने केस दर्ज कराया है हैदराबाद में। तो असम से के चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम जो है वो और तेज होगा। देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वहीं आपको बता दें कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास टीवी अखबार नहीं है, तो सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें छन छन कर आ रही है। आप सतना में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, मैहर में होने वाला है, भोपाल में 12 फरवरी को बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है। आप मेरे नेशनल दस्तक के फेसबुक पर देख सकते हैं, नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर देख सकते हैं। वहीं 11 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर कॉल दिया है। उसके बाद आपको बता दें कि 12 फरवरी को ही जंतर मंतर पर ही जो महाबोधि बोध बिहार वाला मिशन मूवमेंट है वो होता दिख रहा है। तो क्या सपा बसपा जनरल का वोट ले पाएगी? ये बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है कि जनरल के लोग एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों को वोट देते हैं? ये बड़ा सवाल है। और मैं बार बार कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जनरल के पार्टी दलों के पास पैसा बहुत है, वोट नहीं है, जनाधार नहीं है। एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप बटी हुई है, उनके दल बटे हुए हैं, उनके स्वार्थ इतने बड़ा है और उनको सीख लेनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी से। तीनों ब्राह्मण समाज के थे, तीनों ने एक पार्टी चलाई। वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, एमएचआर शिक्षा मंत्री बने जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी बने गृह मंत्री, और तब वो बीजेपी को एस्टैब्लिश कर पाए। एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप की अपना अहंकार इतना ज्यादा है, उनके अपने पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा है एससी एसटी ओबीसी के, कि कोई नेता आगे नहीं आता। और वाजपेयी जी ने इसीलिए कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे थे, एक कांटा मान्यवर कांसीराम साहब थे और एक मुलायम सिंह यादव थे यूपी में, और मैंने दोनों को पहले लड़ाया और दोनों कांटों का एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया।
बिहार में भी लगभग यही हो रहा है। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बीजेपी के साथ हैं और SC ST OBC का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। तो जनता को दोष देना सही नहीं है। SC ST OBC की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका जो बिखराव है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक हितों की अनदेखी कर रहा है। दलित पिछड़े समाज के साथ बड़ी समस्या है कि वो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप एक साथ आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। और इसका नतीजा है कि अब कोई भी SC ST OBC की लीडरशिप अगर एक सिर्फ DMK को छोड़ दे तमिलनाडु में, तो देश से वो आउट है, बाहर है। ज्यादातर राज्यों में उनसे गठबंधन करके बीजेपी सत्ता में है, इक्का दुक्का राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है और दोनों पार्टी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी है। लेकिन एक बात है कि बहुजन समाज के पास वोट तो है, लेकिन उनके लीडरशिप जो है वो एकजुट नहीं है। और बहुजन समाज को ऐसे नेताओं को चुनना पड़ेगा जो सड़कों से निकले हों, जिन्होंने अपनी तकलीफें झेली हो और जो अपने संवैधानिक अधिकारों को जानते हों। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि SC ST OBC से आने वाले किसी भी दल में नेता हो, उनकी जो राजनीतिक तकलीफें हैं वो उसी तरह की है, क्योंकि उनके पास न पैसा है न संसाधन है। उनको आसानी से तुरंत टारगेट भी किया जाता है। 90 के दशक में आप देखेंगे, 80 से 90 के दशक में बहुजन महापुरुषों, अगर पॉलिटिकल बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मान्यवर कांशीराम साहब, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू तो शहादत देनी पड़ी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, इन लोगों ने आगे बढ़ाया, राजनीति में सफलता भी मिली। लेकिन हमारा जो युवा लीडरशिप है, जिनको राजनीति परिवार से मिला है, वो उस तरह से मुखर नहीं है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर, जबकि जातिवाद और बढ़ा है। आप देखेंगे कि 50 और 80 तक के जो लीडरशिप थी, चाहे वो नेहरू थे, चाहे वो बाबू जगजीवन राम थे, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन लोगों में खुलकर वो जातिवाद के पक्ष में कभी खड़े नहीं हुए। लेकिन 90 के दशक में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो जनरल कैटेगरी के लोग खुलकर सड़कों पर आए। और सोचिए, अब तो एक गाइडलाइंस, तो मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद कम नहीं हुआ है, जातिवाद और बढ़ा है। जातिवाद का स्वरूप बदल गया। 50 के आसपास में ग्रामीण इलाकों में जातिवाद था, क्योंकि SC ST OBC के लोग तब इक्का दुक्का कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे, तो वहां दिखता नहीं था जातिवाद, क्योंकि वहां थे ही नहीं। गांव में भयंकर जातिवाद था। लेकिन जैसे जैसे SC ST OBC के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने लगे, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी में आने की कोशिश करने लगे, तो अब जातिवाद महीन हो गया है। और अब जातिवाद गांव में नहीं है। गांव में जो जातिवाद कर रहे हैं वो जेल जा रहे हैं। आपने देखा दरभंगा में ग्रामीण जातिवाद हुआ, झुंड बनाकर SC समाज पर हमले की कोशिश हुई, 200 लोगों पर FIR हुआ। ये जो महीन जातिवाद है, जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में होता है, इंटरव्यू में होता है, NFS में होता है, नौकरियों के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग में होता है, उनको जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है, नेताओं के साथ पॉलिटिकल लीडरशिप में होता है, तो ये बहुत महीन जातिवाद हो गया और ये और मोटा होता जा रहा है। हाँ, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई भी बढ़ी है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे स्कूल कॉलेज जाएंगे, ये लड़ाई और तेज होते जाएगी। तो आप लोग बताइए कि क्या जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ जस्टिस बनने देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आरक्षण लागू करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, वो सचमुच अंदर से आरक्षण विरोधी हैं। वो मजबूरी में ही सही, उनको जितना मौका मिला उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की। और अगर अब तक ईमानदारी से रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया होता तो देश और मजबूत होता, समाज और मजबूत होता और बीच की खाई खत्म होती। लेकिन जिनके हाथ में बागडोर है वही इसको खत्म है। मुझे लग रहा है कि भारत में जिस दिन संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया, उसको इम्प्लीमेंटेशन होने लगा, और ये तभी होगा जब कोई अम्बेडकराइट देश के सत्ता के शीर्ष पर बैठे और वो वैचारिक रूप से बहुत तटस्थ, मजबूत हो। ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुजन समाज को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई मायावती जी जैसा, मान्यवर कांशीराम साहब जैसा, लालू यादव जैसे लोग, रामविलास पासवान जैसे लोग, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोहेल पटेल जैसे लोग सत्ता के शीर्ष पर नहीं जाते हैं। तो क्या ये संभव है? बहुजन लीडरशिप के पास न पैसा है, न संसाधन है, न मीडिया है, लेकिन उनका जो बिखराव है वो बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टियों की जो आपसी लड़ाई है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है।
तो मुझे लगता है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग जनरल कैटेगरी के लोगों से जरूर सीखेंगे, जिन्होंने यूजीसी को लेकर गोलबंदी दिखाई है और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सब नकाब उतर गया है। सोचिए कौन लोग गफलत में जी रहे हैं, जिनको चपरासी बनने देना आपको मंजूर नहीं है, वो आपको वोट देकर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, सीएम पीएम बनाएंगे, एसपीडीएम बनाएंगे। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।